प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आपका जो लेसन यूएस हैगमन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उनके हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बताएंगे, जिसमें लेसन का नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही सत्ता का केंद्र बचा था, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। बाइपोलरिटी का अंत हो चुका था, 2 ध्रुवीयता का अंत हो चुका था और विश्व में केवल सत्ता का एक ही केंद्र बचा था, वो था अमेरिका। उसके बाद कुछ अलग वैकल्पिक केंद्रों की स्थापना भी हो रही थी, जैसे यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, इसी तरह सार्क है। कुछ ऐसे क्षेत्रीय संगठन बन रहे थे जो सत्ता के जो एक ही केंद्र था अमेरिका, उसको टक्कर दे रहे थे। तो आज हम उन्हीं सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के रूप में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 अल्टरनेटिव emerge आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर। जब विश्व 2 ध्रुवीय संरचना में बटा हुआ था, 2 ध्रुवीयता शक्ति के केवल 2 ही केंद्र थे, 2 ध्रुव थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। तो जब बायोपोलरिटी का अंत हुआ तो सत्ता के 2 वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से थे? तो उसमें देखिए, आफ्टर द एंड ऑफ बायोपोलर स्ट्रक्चर का अंत होने के बाद, मतलब 2 ध्रुवीयता का अंत होने के बाद, इन यूरोप द यूरोपियन यूनियन, यूरोप के अंदर कौन सा अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बन रहा था? यूरोपियन यूनियन। एंड इन एशिया द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और एशिया के अंदर एशियान की स्थापना हो रही थी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का समूह था ये एशियान। एमर्ज एज फोर्सेस टू रिकॉन विद। अब ये देखिए, ये ताकत के रूप में उभर रहे थे, यूरोपियन यूनियन और एशियान। यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन और एशिया के अंदर एशियान एक ताकत के रूप में उभर रहे थे। तो बायोपोलरिटी के अंत के बाद सत्ता के 2 वैकल्पिक केंद्र जो विश्व के सामने आए, वो था यूरोपियन यूनियन और साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द मेंबर कंट्रीज इंक्लूडेड इन यूरोपियन यूनियन। अब हम यूरोपियन यूनियन के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से देश है जो यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल है, कितने देशों का ये संघ है। तो आपको बता दें कि 28 कंट्रीज का ये एसोसिएशन, ये संघ है, जिसके अंदर कौन कौन से देश है। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैज बीन एक्सपेंडेड 28। अब यूरोपियन यूनियन की संख्या बढ़कर 28 हो गई आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बुल्गारिया एंड रोमानिया। बुल्गारिया और रोमानिया जब यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए तो यूरोपियन यूनियन के अंदर कुल देशों की संख्या 28 हो गई, मतलब ये 28 देशों का एक संगठन है। फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ मेंबर कंट्रीज। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर कौन कौन से देश है, उन देशों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया, नीदरलैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, माल्टा, ग्रीस, साइप्रस, बुल्गारिया और क्रोएशिया एंड रोमानिया। तो ये कुछ ऐसे देश थे जो इसके अंदर शामिल हो गए थे। फिर दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं इन देशों के नाम, जिसके अंदर स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया, नीदरलैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, माल्टा, ग्रीस, साइप्रस, बुल्गारिया, क्रोएशिया एंड रोमानिया। तो ये 28 कंट्रीज का एक संघ है
यूरोप के अंदर, जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्किल ऑफ गोल्ड स्टार ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग स्टैंड फॉर व्हाट। अब आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है, जो झंडा है, उसके अंदर वो एक नीले आधार पर उसमें 12 गोल्ड के सितारे बने हुए हैं, वो किस बात का प्रतीक है। तो द सर्किल ऑफ गोल्ड स्टार ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग स्टैंड फॉर व्हाट, ये सर्किल किसके लिए फेमस है या किसके लिए प्रदर्शित, किसका प्रदर्शित करते हैं। तो द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार ऑन द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है उस पर जो सर्किल है वो किस बात का प्रतीक है। तो द सर्किल ऑफ गोल्ड स्टार स्टैंड फॉर सॉलिडिटी एंड हार्मनी। अब ये किसका प्रतीक है, एकता और समरसता का प्रतीक है। बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के देशों के बीच में एकता और सॉलिड, इसका हार्मनी, समरसता का ये प्रतीक है। इट हैज 12 स्टार, जो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है उसके ऊपर 12 सितारे हैं। ए नंबर ऑफ 12 इज ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन। अब आपको बता देता हूं कि यूरोप के अंदर जो 12 की संख्या है, पारंपरिक तौर पर वो पूर्णता का, कंप्लीटनेस, समग्रता का एंड यूनिटी, एकता का प्रतीक माना जाता है। ध्यान दीजिए, यूरोपियन यूनियन के फ्लैग के अंदर भी 12 स्टार है और 12 की जो संख्या है पारंपरिक तौर से यूरोप के अंदर बहुत अच्छी समझी जाती है। वो किसका सिंबल, सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी, मतलब वो पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक है 12 नंबर। नेक्स्ट है, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट इन 1992 व्हाट चेंजेस कुड बी सीन इन यूरोपियन यूनियन। 1992 के अंदर इसकी स्थापना होने के बाद ये किस प्रकार की संस्था बन गई, कैसी दिखाई दे रही है। 1992 के बाद देखिए, द यूरोपियन यूनियन हैज इवॉल्व ओवर द टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एंड इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल। सबसे पहले जो यूरोपियन यूनियन थी वो एक आर्थिक संस्था के रूप में काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आया और इसने राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया। एंड इंक्रीजिंग पॉलिटिकल वन, अब ये किसका रूप ले रही है, राजनीतिक रूप में ये दिखाई देने लगी है। द यूरोपियन यूनियन हैज स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज ए नेशनल स्टेट। आज यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़े विशाल राष्ट्र राज्य के रूप में काम कर रही है, उसकी तरह कार्य करती है। कैसे कह सकते हैं हम इसको, इट हैज इट्स ओन फ्लैग, क्योंकि इसका अपना खुद का एक फ्लैग है। जिस तरह से किसी देश का एक झंडा होता है, उसी तरह यूरोपियन यूनियन का भी एक फ्लैग है, एंथम है इसका, एक राष्ट्रगान है, एंड फाउंडिंग डेट इसका स्थापना दिवस है, एंड करेंसी और इसकी अपनी खुद की एक करेंसी है। जैसे एक नेशन स्टेट का अपना एक फ्लैग होता है, एक एंथम होता है, करेंसी होती है, फाउंडिंग डेट होती है, उसी तरह से उसी के रूप में एक राष्ट्र राज्य के रूप में यूरोपियन यूनियन दिखाई देती है, उसी तरह कार्य करती है। इट आल्सो हैज सम फॉर्म ऑफ ए कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। अब देखो, दूसरे देशों के साथ इन्होंने अपनी एक साझा विदेश नीति और सुरक्षा नीति को बना लिया है। दूसरे देशों के साथ किस तरह से डील करना है, पॉलिसी डीलिंग विद अदर नेशन, कि यूरोपियन यूनियन को दूसरे देशों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है। इसलिए इसने दूसरे देशों के साथ अपनी साझा नीति और सुरक्षा जो पॉलिसी है उसको अपना रखा है। आगे हम यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री पावर के बारे में आपको बताएंगे। अब हम यूरोपियन यूनियन की सैनिक ताकत के बारे में बताएंगे, मिलिट्री कैपेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं यूरोपियन यूनियन की, कि उसकी सैनिक पावर कितनी है। तो द यूरोपियन यूनियन हैज स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंस पोजीशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी एंड मिलिट्री। देखिए, यूरोपियन यूनियन की जो पावर है, जो स्थिति है, वो सभी देशों को प्रभावित कर सकती है। उसकी मिलिट्री और उसकी जो स्ट्रेटजी है वो किस स्ट्रेटजी के रूप में और एक मिलिट्री के रूप में वो ताकतवर देशों को भी प्रभावित कर सकती है। तो यूरोपियन यूनियन है स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंस पोजीशन। यूरोपियन यूनियन की जो स्थिति है आज वो बहुत ही मजबूत और दूसरे देशों को प्रभावित करने वाली स्थिति है, इतनी ज्यादा उसके पास मिलिट्री पावर है। यूरोपियन यूनियन कंबाइंड आर्म फोर्सेज आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यूरोपियन यूनियन की जो आर्म फोर्सेज है संसार के अंदर दूसरे स्थान पर है, दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर यूरोपियन यूनियन के पास है। इट टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकंड आफ्टर द यूएस। यूरोपियन यूनियन जो रक्षा खर्च है
वो यूएस के बाद दूसरे स्थान पर है। अब यूरोपियन यूनियन अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पर यूएस के बाद दूसरे स्थान पर आती है। Its total spending on defense is second after the US. Two European member states, Britain and France, also have nuclear air national and approximately 550 nuclear warhead. अब देखिए यूरोपियन यूनियन के दो सदस्य ऐसे हैं जो किसके सदस्य हैं, आपको बता दें, जो कि जिनके पास वीटो पावर भी है और जो परमाणु क्षमता रखने वाले देश है, जैसे ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये यूरोपियन यूनियन के देश जिसके पास 550 परमाणु प्रक्षेपास्त्र भी है। तो टू यूरोपियन मेंबर स्टेट्स ब्रिटेन एंड फ्रांस आल्सो हैव न्यूक्लियर एयर नेशनल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 न्यूक्लियर warhead. It is the world's second most important source of space and communication technology. और स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर विश्व के अंदर इसका दूसरा स्थान आता है। तो ये देखो यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री पावर है, यूरोपियन यूनियन के पास वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर मिलिट्री पावर है यूएस के बाद, और वो अपने रक्षा विभाग पर लगभग कितना यूएस के बाद दूसरे स्थान पर आती है, अपना रक्षा व्यय जो वो खर्च करती है। और इसके दो देश ऐसे हैं ब्रिटेन और फ्रांस जिनके पास परमाणु प्रक्षेपास्त्र है, 550 से भी ज्यादा परमाणु प्रक्षेपास्त्र है, और इसका जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस और विश्व के अंदर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में और कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी के अंदर विश्व में यूरोपियन यूनियन का दूसरा स्थान आता है। अगला है राइट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन बनने का मुख्य कारण क्या था, यूरोपियन यूनियन क्यों बनाया गया? तो यूरोपियन यूनियन वाज द फॉर्म टू मेक ऑल यूरोपियन कंट्री कैपेबल ऑफ फेसिंग वर्ल्ड सुपर पावर। यूरोपियन यूनियन का मेन कारण था बनाने का कि जो वर्ल्ड के अंदर दो सुपर पावर थी, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, वो जो वर्ल्ड के सामने प्रॉब्लम फेस कर रहे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उन प्रॉब्लम को फेस करने के लिए कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो प्रॉब्लम आ रही थी, उन समस्याओं, उन चुनौतियों को फेस करने के लिए, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए यूरोपियन जो कंट्रीज थे, यूरोपियन जो देश थे, वो कैपेबल बना रहे थे, उनमें इतनी क्षमता विकसित की जा रही थी कि वो जो दो सुपर पावर अमेरिका और सोवियत यूनियन, उनका सामना कर सके। इसलिए यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया गया। तो यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म टू मेक ऑल यूरोपियन कंट्रीज capable of facing world superpower at political, economic and cultural level। आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर जो चुनौतियां दो सुपर पावर दे रही थी, उस चुनौतियों का सामना करने के लिए यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया गया था। एंड आल्सो टू एस्टैब्लिश यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंट्रीज, ताकि उन यूरोपियन देशों के बीच में आपस में एकता और सहयोग की भावना बनी रहे। नेक्स्ट, राइट एनी टू फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन विच मेक इट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसी दो विशेषताओं के बारे में बताइए यूरोपियन यूनियन की जो इसको एक बहुत ही प्रभावी संगठन बनाती है, एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ऐसी दो विशेषताएं यूरोपियन यूनियन के बारे में बतानी है। तो इकोनॉमिक, सबसे पहले इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। यूरोपियन यूनियन वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2005। ध्यान दीजिए 2005 के अंदर यूरोपियन यूनियन का दूसरा, देखो सबसे पहले यूरोपियन वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2005। 2005 में लार्जेस्ट वर्ल्ड, विश्व के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोपियन यूनियन की थी। तो यूरोपियन यूनियन वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2005। 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोपियन यूनियन की थी। इट हैड a GDP of more than $12 ट्रिलियन in 2005। मतलब यूरोपियन यूनियन की जीडीपी कितनी थी? 12,000 अरब डॉलर की उसकी अपनी इकोनॉमी थी, जो कि यूएस से थोड़ी ज्यादा थी, यूएस इकोनॉमी से भी ज्यादा थी। इट हैड ए जीडीपी ऑफ मोर देन $12 ट्रिलियन इन 2005। 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर इसकी इकोनॉमी थी, विच वाज इवन लार्जर देन दैट ऑफ यूएस, जो यूएस इकोनॉमी से ज्यादा थी। दूसरा, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक पावर के अंदर इट इज ए कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज ऑफ ऑल द कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस।
अब देखिए राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर यूरोपियन यूनियन के पास इतनी पावर है कि विश्व के किसी भी देश को वो प्रभावित कर सकती है, चाहे वो अमेरिका क्यों न हो। तो आज हमने अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के लेसन के अंदर आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में बताया। नेक्स्ट में हम आसियान के बारे में बताएंगे, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर आसियान के बारे में बताएंगे। इन क्वेश्चंस को यूरोपियन यूनियन से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको आप फेयर नोटबुक में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।